गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ जी, हमने कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसका मैं आज आपको टॉपिक कराने वाली हूँ। डिविडेंड वाला टॉपिक है, टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू डिविडेंड इनकम। और इसके साथ ही इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लीज़ और ऑन का टॉपिक है, टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू लीज़ और ऑन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम डिविडेंड वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग हमने करनी है। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड यानी हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है डिविडेंड। और ये टैक्सेबल इनकम में से भी हो सकता है, टैक्स फ्री इनकम में से भी हो सकता है कि कंपनी है और वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से छोटा सा हिस्सा जो है, वैसे तो प्रॉफिट के टुकड़े तो करेगी, मतलब कि प्रॉफिट तो बांटेगी शेयर होल्डर को, लेकिन प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है डिविडेंड। अगर वो भी शेयर होल्डर्स को बांटती है, उसकी भी पेमेंट करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अब देखो, जब प्रॉफिट बांट रही है तो डिविडेंड क्यों बांट रही है? ये भी रीज़न है ना। देखो, प्रॉफिट तो बढ़ता ही है, जितना प्रॉफिट होगा वो तो शेयर होल्डर्स में जाएगा ही, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स बहुत अच्छा काम करते हैं तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है, और जो शेयर होल्डर्स बहुत अच्छा काम करते हैं उस हिस्से में से उन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी जाती है, और बाकी जो हिस्सा है वो इक्वली या फिर जिस भी रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होना है उस रेशो में डिवाइड होता है। ठीक है, ओके। तो डिविडेंड समझ आया? ठीक है, कि प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा जो कि कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को। अब डिविडेंड जो है उसके वैसे तो बहुत सारे टाइप है, बट जनरली मेन जो है वो मैंने 3 लिखे अभी, तो वो 3 हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया नॉर्मल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है? इसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल डिविडेंड का दूसरा नाम है फाइनल डिविडेंड। ये कब डिक्लेयर होता है? जब हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी साल में एक बार जब कंपनी की मीटिंग होती है उस टाइम ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और उसके बाद जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तब ये पेमेंट होता है। जैसे कि मान लो कि मीटिंग हुई 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ये डिविडेंड डिक्लेयर हो गया कि अब से लेके और नेक्स्ट 31 मार्च तक, यानी एक साल तक हम ये डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को देंगे। और फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो फिर ये वाला इसका 1 अप्रैल से लेके इसके 31 मार्च तक जो भी डिविडेंड बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, यानी यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो है वो लास्ट में पेमेंट नहीं होती, बल्कि उसके बीच में सेमी एनुअल बेसिस पे, जैसे 6 महीने में, 3 महीने में, ऐसे हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। और उसको एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसलिए पहले ही उसकी पेमेंट हो जाती है, इसलिए तो इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं उसको। फिर है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड जो है ऐसा डिविडेंड जो एक्चुअल में होता नहीं लेकिन उसको मान लिया जाता है। मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जो जिनको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या वो चीज़ें हैं, तो चलिए देख लेते हैं। डीम्ड डिविडेंड आपका अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिलीज ऑफ कंपनी एसेट। जब कंपनी अपनी एसेट्स को रिलीज करती है, दैट मीन्स कि कोई कंपनी है और वो अपनी एसेट्स को, यानी कोई भी एसेट है, मशीनरी है, प्लांट है, उसको क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स को देना चाह रही है। मतलब कि पैसे तो देती है डिविडेंड के रूप में, लेकिन कभी कभी कंपनी जो है एसेट भी दे देती है शेयर होल्डर को, यानी एसेट क्या कर रही है? रिलीज़ कर रही है। तो इस तरह की एसेट मतलब जितने पैसे की वो होगी तो उसको हम क्या मान लेंगे? डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कि कभी कभी जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बोनस बांट दे, तो फिर उस बोनस को भी हम बोनस ना मान के डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। इसी तरह से अगर कंपनी का समापन हो रहा है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, तो लिक्विडेशन के टाइम अगर हम कोई भी चीज़, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट अगर हमारे शेयर होल्डर्स को करेंगे तो वो भी डीम्ड डिविडेंड में माना जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कम होती जा रही है हमारी, उस टाइम हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें। तो कब होता है ऐसा? जब कंपनी, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर हमने कैपिटल लगाई और कंपनी लॉस में चली गई, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर दूसरे साल लॉस में, फिर नेक्स्ट ईयर लॉस में, यानी कॉन्टीन्यूसली लॉस ही लॉस हो रहे हैं, यानी हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ये जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, उस टाइम पे अगर हम कुछ भी चीज़, पैसे वगैरह जो भी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमने लोन ले रखा होता है उसकी पेमेंट करनी होती है, शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है प्रॉफिट वगैरह, तो उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डीम्ड डिविडेंड मानी जाती है। नेक्स्ट है एनी पेमेंट
बाय वे ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी क्या करती है, लोन की फॉर्म में या फिर एडवांसेस की फॉर्म में, कि भाई हम आपको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम आपको लोन दे रहे हैं, तो ऐसे वो अपने शेयर होल्डर या फिर किसी भी बंदे को पेमेंट करती है, तो फिर इस तरह की पेमेंट को भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। तो डिविडेंड के टाइप पता चले, नॉर्मल, इंटरिम और डीम्ड। हमने जस्ट टाइप नहीं पढ़ना था, हमने डिविडेंड को समझना था और उसकी टाइप्स पढ़नी थी। तो हमने डिविडेंड को समझा कि डिविडेंड होता क्या है, हमने उसकी टाइप्स पढ़ी। अब जो इसका मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम करेंगे टैक्स प्लानिंग। तो देखिए, टैक्स प्लानिंग जो है ना, उससे करने से पहले एक मेन चीज़ बता दो को, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। देखो, एक क्वेश्चन है, क्या है कि इस सेक्शन 115O इज स्टिल अप्लीकेबल, क्या सेक्शन 115O अभी तक अप्लीकेबल है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये अप्लीकेबल नहीं है, ये तो पहले था, नए रूल के अकॉर्डिंग तो ये सेक्शन लागू ही नहीं होता। अगर कोई भी डिविडेंड हम 31 मार्च 2020 के बाद रिसीव करते हैं, वो भी एक डोमेस्टिक कंपनी से, यानी हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसे हम 31 मार्च 2020 के बाद कोई डिविडेंड रिसीव करते हैं, तो पहले क्या होता था, सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट करती थी, तो फिर कंपनी को DDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना होता था, मतलब कि उसको जो है ना पे करना होता था, पहले पे करना होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे, मतलब कंपनी को पेमेंट करनी होती थी। लेकिन अब ना ये DDT वाला फंडा ही हटा दिया, तो ये सेक्शन 115O में आता था। अब क्या कर दिया, नाउ नो पेमेंट ऑफ DDT बाय अ कंपनी, अब जो है कंपनी कोई भी DDT पे नहीं करेगी। लेकिन एक नई चीज़ और आ गई, वो क्या कि अब जो है ना पेमेंट कौन करेगा, रिसीवर करेगा, मतलब जिस बंदे को रिसीव हुआ है ना उसको करना पड़ेगा टैक्स पेमेंट। पहले क्या था, सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग कंपनी को, जब कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी अमाउंट डिविडेंड के रूप में देती थी, तो उसको DDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन नाउ अब नया रूल जो है उसमें वो DDT की पेमेंट नहीं करेगी। दिस मीन्स दैट नाउ द कंपनीज विल बी लेस बर्डन, अब कंपनी के ऊपर कम बर्डन हो गया क्योंकि उसको टैक्स पे नहीं करना, एंड जस्ट हैव टू पे कॉर्पोरेट टैक्स, और सिर्फ सिंपल जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो उसको पे करना है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो चीज़ थी वो जाननी बहुत ज़रूरी थी, इसके बेस पे ही हम अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे डिविडेंड के रिगार्डिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है। तो देखो, टैक्स प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सेक्शन 115O में क्या है, नो DDT पेमेंट बाय कंपनी, कि कंपनी जो है वो DDT की पेमेंट नहीं करेगी डिविडेंड अगर हमारा 1 अप्रैल 2020 के बाद रिसीव हुआ है तो। और टैक्स कौन पे करेगा, मतलब किसके हैंड में पेबल होगा, रिसिपेंट, मतलब जो शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 115R है, 115O तो कंपनी के रिगार्डिंग है, 115R म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी में भी इन कंपनीज़ को DDT पेमेंट करनी होगी, लेकिन अब करनी होती थी, लेकिन अब जो नया रूल है उसमें उनको कंपनी को DDT पे नहीं करनी पड़ेगी, बस जो रिसीवर है उनके हैंड में ही ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग में हम फर्स्ट पॉइंट हमने अच्छे से कर लिया पीछे, कि कंपनीज को अब DDT पे नहीं करनी, म्यूचुअल फंड को। इसके अलावा 2 सेक्शंस और है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 35, इसमें भी इनको अब मतलब वो भी नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, इनको भी पेमेंट नहीं करनी, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ रिसिपेंट को पेमेंट करनी है, मतलब रिसिपेंट बेचारे फंस गए, उनको एग्जम्पशन नहीं मिलनी किसी तरह की। नेक्स्ट है सेक्शन 115BBDA, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 115BBDA जो है वो क्या बताता है कि अगर आपका जो डिविडेंड है वो 10 लाख से ज़्यादा को एक्सीड कर जाए, 10 लाख से ज़्यादा का हो जाए, तो अगर जिस बंदे को ये डिविडेंड मिलना है वो रेजिडेंट इन इंडिया है और उसको ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, यानी इंडियन कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। तो कोई बंदा जिसको डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख से ज़्यादा का, और वो डिविडेंड उसको कौन दे रही है, डोमेस्टिक कंपनी दे रही है, तो इस 10 लाख के ज़्यादा के डिविडेंड पे उस बंदे को 10% सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर बोनस शेयर्स इशू कर दे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की जगह, तो फिर मतलब कि ये सेक्शन 115O वाला रूल लागू हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट और लास्ट है इशू ऑफ बोनस डिबेंचर इंस्टेड ऑफ बोनस शेयर, अगर कोई कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है उसकी जगह
मतलब कि बोनस शेयर इशू कर रही थी, और अब क्या कर रही है, बोनस शेयर की जगह बोनस डिबेंचर इशू कर रही है। तो बोनस शेयर की जगह अगर कंपनी बोनस डिबेंचर इशू कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो फिर उस बोनस इन डिबेंचर्स पे जो भी ब्याज होगा ना वो डिडक्टेबल होगा, मतलब उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी। लेकिन बोनस डिबेंचर इशू तभी कर सकते हैं जबकि कंपनी जो है वो डेफर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे अपने शेयर होल्डर्स को। यानी जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डेफर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तभी वो बोनस डिबेंचर इशू कर सकती है, अदरवाइज बोनस डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। अब ये नई टर्म आ गई डेफर्ड डिविडेंड। ये क्या होता है? तो डेफर्ड डिविडेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो वो डिविडेंड भी वो तो छोटा सा हिस्सा था, तो क्या फ़र्क क्या है? देखो भाई, डेफर्ड डिविडेंड वो होता है जो कि डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी, यानी उसकी पेमेंट को हमने पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया और बोला कि बाद में पेमेंट करेंगे, और फ्यूचर डेट में उसकी पेमेंट होती है। जैसे कंपनी है, उसने कोई डिविडेंड था कि भाई हम आपको 10% डिविडेंड देंगे प्रॉफिट का, वो डिक्लेयर तो कर दिया, जुलाई में डिक्लेयर करा था कि भाई पेमेंट होने वाली है, अब बेचारे खुश हो रहे शेयर होल्डर्स की, वाह डिविडेंड मिलेगा। लेकिन फिर उसको पोस्टपोन कर दिया और बोला कि अब हम इसको आपको अक्टूबर में पे करेंगे। तो इस तरह का जो डिविडेंड है वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड डिविडेंड। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा। और इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस पे होगी? टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज पे। तो आपको दोनों वीडियो देखनी है क्योंकि दोनों 3rd यूनिट की है, ठीक है। अगर एक में ही बनाती तो फिर ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाता। तो अगर आपको वीडियो जो लेक्चर है वो समझ आया है तो